ठीक है, तो कोई मुझे याद दिलाएगा कि कितना तक हुआ था हमारा? सर हमने यूकैरियोटिक सेल शुरू कर दिया था, यूकैरियोटिक सेल की इंट्रोडक्शन ली थी। या सो यू स्टार्टेड विद द यूकैरियोटिक सेल। राइट ना? ये तो सब हो गया था ना सर? यस सर, ये सारा हो गया था। यस सर। यस यस यस। नाउ लेट अस स्टार्ट द, हाँ एक छोटा सा पॉइंट बचा है, उसको मैं कंप्लीट करता हूँ एक 2 मिनट में। ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग का तो प्रोसेस ना कोई मॉड्यूल में लिखते हैं, लेकिन प्रोसेस का बताना जरूरी नहीं समझता मैं। सो क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक टेक्निक डेवलप किया स्टेनिंग का, मतलब बैक्टीरिया को कलर देने का, स्टेन करने का। उस टेक्निक को बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जब हम लोग ग्राम का जो स्टेन होता है, कुछ बैक्टीरिया पे अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो बैक्टीरिया पर्पल दिख जाता है, बिकॉज वो ग्राम स्टेन को रिटेन पकड़ पकड़ के रखता है, दे रिटेन द ग्राम स्टेन। तो अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को पकड़ के रखता है, मतलब रिटेन करता है, और उसकी वजह से वो पर्पल बन जाता है कलर का उसका, तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बट अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को पकड़ के नहीं रखता, ओके, और वो ग्राम स्टेन निकल जाता है और वो दिखता है पिंक कलर का, तो उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, so on the basis of gram staining technique, bacteria are the gram positive or they are gram negative. Gram positive bacteria are purple in color after gram staining, and gram negative bacteria are pink in color after gram staining, because they do not hold or they do not take the gram stain. सो पिंक कलर के दिखते हैं वो ग्राम नेगेटिव है, पर्पल कलर के दिखते हैं आफ्टर ग्राम स्टेनिंग वो ग्राम पॉजिटिव है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, एक एग्जांपल मैंने दिया इधर। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का एक बैक्टीरिया है, वो ग्राम पॉजिटिव में आ जाता है। और दूसरा एक बैक्टीरिया है आपका फेमस, आपको पता है वो बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। किसी को पता है ई कोलाई का नाम, ई कोलाई क्या क्यों है, व्हाट इज ई कोलाई? ये तो बहुत ज्यादा बार हम लोग सुनते हैं ना, E. coli bacteria, E. coli bacteria. So, do anyone know about the E. coli bacteria? What the meaning of E. coli? It is found in intestine, small intestine. Yes. Yes. Anybody saying something? So it is found in small intestine of humans. Not able to hear properly what you're saying. So it is found So it in is small intestine of humans. Yeah. Colon में रहते हैं। Escherichia coli. Escherichia coli. Escherichia is the name of scientist. Escherichia. Anyway, we'll काम की बात करते हैं। ये तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है डायग्रामेटिक, तो ये मतलब डायग्राम रख दिया मैंने, आप फुर्सत से देख लेना बाद में। अभी मतलब ये तो सब आ जाएगा। ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग जनरली मतलब मेनली प्लांट और एनिमल सेल ही देखेंगे, ठीक है ना? आप में से कोई क्वेश्चन कर रहा है कि अभी ग्राम स्टेनिंग क्या है? व्हाट्सएप पर करो, ये अभी ग्रुप में मतलब डिस्कस करो। अभी तो ग्रुप चल रहे हैं ना। अभी अगर कोई किसी ने स्पैम किया तो मैं सबका रुकवा दूंगा, तो ये अलग है, ठीक है ना? तो क्या क्या पूछा आपने अभी क्वेश्चन? बेटा पूछिए ना। so gram staining means हाँ, अरे क्रिश्चियन ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट थे ना, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग का मतलब कलर करना, स्टेन। अगर कपड़े पे कोई मतलब दाग लग जाता है ना कलर का, तो उसको हम लोग स्टेन बोलते हैं ना। तो ग्राम स्टेनिंग में अलग अलग प्रकार के कलर रिएजेंट होते हैं, केमिकल होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया ने ग्राम स्टेनिंग को होल्ड किया, पकड़ के रखा, तो वो पर्पल दिखते हैं। और नहीं पकड़ के रखा, मतलब डू नॉट रिटेन, देन दे वो बिकम पिंक। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक, ठीक है? हाँ, अभी किसी मॉड्यूल में आप लोग को देख जाएगा ये कि बाबा क्या क्या केमिकल है, क्या क्या प्रोसेस है। तो मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि बीएससी में या आप कोई माइक्रोबायोलॉजी करोगे ना, तो उसमें आपको या ज्यादा हायर स्टडी में आपको ही मिल जाएगा ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेन रहता है, पर्पल कलर का कौन सा रहता है, तो क्रिस्टल वायलेट है, पिंक कलर का ही रहता है, सेप्रिनीन या अलग कौन रहता है,
अल्कोहल भी यूज करते हैं, तो उसका सब जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ सिलेबस। अंडरस्टूड? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। डन? क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस। ये तो डिफरेंस हमने देखे थे ना लास्ट टाइम, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट एब्सेंट, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट एब्सेंट, सेंट्रोजोम प्रेजेंट सॉरी एब्सेंट और यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है ना? बाकी के हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। देन वील मूव टुवर्ड्स इन डिटेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? देखो ये एक सेल है यूकैरियोट का, मैंने बना के रखा है क्योंकि टाइम जाता है ज्यादा लिखने में। तो देखो इधर, ये सपोज एक यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये ऑर्गेनेल है। ये तो सेल है यूकैरियोट का, और उसके अंदर ये ऑर्गेनेल है। तो ये ऑर्गेनेल मोस्टली रहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे रहते हैं? मेम्ब्रेन। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसका साइटोप्लाज्म तो कट गया ना अलग अलग रूम में। एक रूम हो गया कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट। सो एनसीईआरटी कहते हैं देयर इज द एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ड्यू टू द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बिकॉज ऑफ ऑर्गेनेल। ये इसका अलग रूम, इसका अलग कंपार्टमेंट, अलग कंपार्टमेंट, और ये साइटोप्लाज्म तो बढ़ गया, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटल हो गया। तो उसमें क्या क्या आता है यूकैरियोट में? तो हमें पता है कि बैक्टीरिया छोड़ के सब आता है यूकैरियोट में। प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगाई, ऑल आर यूकैरियोटिक सेल। अंडरस्टूड? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और उसको न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब सपोज ये यूकैरियोटिक सेल है, ये जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम, उसके बाहर ये न्यूक्लियर एनवेलप है। So because of the nuclear envelope, cytoplasm and nucleoplasm is separated from each other. ठीक है? So eukaryotic cell में different types के locomotory structure होते हैं. For example, cilia and flagella. Cilia and flagella. Cilia and flagella. These are the different types of locomotory structure. अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोट में भी फ्लैजेला होते हैं ना। तो जो फ्लैजेला होते हैं ना प्रोकैरियोट में वो बनता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। कैसे बनता है? हमने देखा है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। और यूकैरियोट का फ्लैजेला बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से, मतलब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। तो केमिकल नेचर अलग है और उसका मूवमेंट भी अलग है। हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम। अगर किसी को पूछने तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल मूव अहेड। ठीक है ना? फ्लैजेला का डिफरेंस पता है ना आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? Yes, sir. ओके। Yes, sir. या अभी कोई आज जोश नहीं है क्या? आज 2 लेक्चर हो गए, इतना इसलिए डाउन हो सब? No, sir. ठीक है, No, sir. यस, 1 मिनट कर दीजिए काम। देखो मैं जो कर रहा हूँ, ऐसा करो सब लोग, ऐसा करो। सबने किया ऐसा? हाथ ऊपर किए? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. जोश दिखना Yes, चाहिए sir. मेरे को। कितना 12 बजे 2 बजे आपका 10 लेक्चर हो गया, लेकिन जोश दिखना चाहिए। ठीक है? ये हो गया? ये करो, ऐसा कर दिया? Yes, sir. Yes, आपने sir. दिस स्ट्रेट कर दो, ऐसे से करो, रोटेट। या फिर ऐसे से करो, Yes, sir. ऐसे से करो, ऐसे से करो। सबको करना है, इमेजिन नहीं करना है, फिजिकली करना है। या Yes, sir. देन रोटेट योर शोल्डर, रोटेट योर शोल्डर। पीछे पीछे रोटेट करो, पीछे रोटेट करो। ठीक है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जोश चाहिए, जोश चाहिए मेरे को, जोश चाहिए। ठीक है? सो वी हैव सीन कि यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनेल्स है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी ऑर्गेनेल होते हैं उसके अंदर। और यूकैरियोटिक सेल शो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप और वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लाइक cilia and flagella. Cilia are absent in prokaryote, present in eukaryote, और
flagella is present in both, but the chemical nature of the prokaryotic flagella and that of eukaryotic flagella is totally different. Okay, उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं साइटोस्केलेटन which are basically absent in the prokaryotic cell. Okay, तो ये साइटोस्केलेटन क्या होता है? किसी को याद है साइटोस्केलेटन? What is that? Sport for cell. क्या होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 3 types. 3 टाइप्स के होते हैं. कौन से? Microfilaments, Very good. Microtubules, Yes. tubules, Microtubules, intermediate filament और माइक्रोफिलामेंट filaments. देखेंगे हम लोग. सो दीज आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. डन. मतलब ये सपोज ये होगा प्रोकैरियोटिक सेल, ये होगा यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो है साइटोस्केलेटन वो इसके अंदर एब्सेंट है. ठीक है. और जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोट का है वो तो सिंपली डीएनए से या सिंपल क्रोमोसोम से बनता है, उसमें सिर्फ डीएनए रहता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते. लेकिन यूकैरियोट के जेनेटिक मटेरियल इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बनता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन से. डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन. तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए रहता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं रहते. हिस्टोन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, absent in prokaryote, present in eukaryote. इधर वो क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो ये तो हम लोगों ने देखा कि सेल वॉल, प्रेजेंट, एब्सेंट, ये सब लोगों ने देख लिया हम लोगों ने बेसिकली. बाद में आते हैं सेल वॉल पे. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द सेल वॉल. अब ये सेल वॉल क्या है एक्चुअली? तो हमें पता है कि एनिमल और एनिमल प्रोटिस्ट जो है ना, एनिमल एंड एनिमल प्रोटिस्ट मतलब प्रोटोजोआ, उसमें तो सेल वॉल एब्सेंट रहते हैं. सिर्फ आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल नहीं होता. लेकिन यू बाकी की जो है ना प्लांट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगाई, तुम सब में सेल वॉल पाया जाता है. सेल वॉल इज प्रेजेंट. और सेल वॉल एक्चुअली क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है, लिविंग है या डेड है? तो इट इज बेसिकली नॉन लिविंग एंड रिजिड होता है. तो बीइंग नॉन लिविंग एंड रिजिड इट गिव्स द मैकेनिकल शेप टू द सेल. ओके. तो हमें पता है कि पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने सेल को पहले देखा था माइक्रोस्कोप के अंडर. और वो जो सेल था तो एक्चुअली वो लिविंग सेल नहीं था, वो तो कॉर्क था. कॉर्क मतलब डेड होता है. मतलब एक प्लांट है ओक प्लांट, उस ओक प्लांट का कॉर्क निकाला, कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने देखा कि देयर इज सम कंपार्टमेंट और सेल्यूला. सेल्यूला मतलब रूम लाइक कंपार्टमेंट, और उसको ये आगे जाके उन्होंने नाम दिया सेल. तो फर्स्ट सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक. एक्चुअली जो फर्स्ट सेल देखा तो उन्होंने, वो सेल तो नहीं था, लिविंग सेल नहीं था, उसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हुआ था, तो एक्चुअली वो सेल वॉल था. तो अगर आपको कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल फर्स्ट, देन रॉबर्ट हुक. हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल? रॉबर्ट हुक. हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट डेड सेल? रॉबर्ट. Who discovered or who studied saw the first live cell? Leeuwenhoek. Then Lewis. Then Yes. ये सब फिंगर टिप पे आना चाहिए, फिंगर टिप पे आना चाहिए. सो हमें पता है कि सेल Yes, वॉल इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द फंगल एंड प्लांट सेल मेम्ब्रेन. एब्सेंट एनिमल होता है. फंगाई में वो काइटिन से बनता है, प्लांट में बेसिकली मेनली सेल्यूलोज से होता है, मेनली ये सेल्यूलोज से बनता है. बस फंक्शन तो है सेल शेप. अगर ये आउटर मोस्ट है तो उसका मतलब है सेल सेल इंटरेक्शन में होता है. सपोज एक सेल है, ये सेल वॉल है, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है नेबरिंग सेल का, और इसलिए एक सेल का दूसरे सेल से साथ इंटरेक्शन हो जाता है थ्रू सेल वॉल. सो मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है कुछ हद तक. अभी इसमें ना बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने, मुझे एक पता ही है कि सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमेएबल है या सिलेक्टिवली परमेएबल है, या मतलब क्या, मैंने तो लिखा है इधर फ्रीली परमेएबल. So which thing is semi-permeable, which is selectively permeable? Example दो.
So selectively सर permeable सिलेक्टिवली membranes. परमेएबल तो वो होती है जो कुछ कुछ चीजों को अंदर जाने में हेल्प करती है मेम्ब्रेन के थ्रू, पर सर परमेएबल तो वो होती है जो किसी भी चीज को अंदर आसानी से जा सकती है और बाहर भी आसानी से आ सकती है। पर सर सेमी परमेएबल सिलेक्टिवली तो वही होती है सर जो मतलब कुछ लिमिटेड चीजों को अंदर जाने से अंदर कुछ लिमिटेड चीजें अंदर जा सकती है जिससे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल है या सिलेक्टिवली परमेबल है? सिलेक्टिवली परमिएबल। और सेमी परमेबल नहीं है, वो तो सेमी परमेबल भी है और सिलेक्टिवली परमेबल भी है, ठीक है ना? यस यस सर। सर। सेल वॉल कैसे, सेल वॉल तो फ्रीली परमेबल है ना, फ्रीली परमेबल, आओ जाओ घर तुम्हारा सेल वॉल, ठीक है ना? लेकिन फिर भी इसको इग्नोर मत करो, इट इज फ्रीली परमेबल वैसे तो, बट जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल है, ओके, उनको तो वो बैरियर की तरह काम करता है, अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल को तो वो बैरियर की तरह काम करता है। अभी इस पे भी क्वेश्चन आता है कि अलगी में जो सेल वॉल होता है ना, वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनन, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, और बाकी के प्लांट है ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म में, उसमें तो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का पाया जाता है। इसका मतलब है कोई कोई भी प्लांट सेल हो, उसमें उस सेल वॉल में कॉमन क्या है? सेलुलोज। सेल्यूलोज। कॉमन है, ठीक है ना? और प्रोटीन किस में है? प्रोटीन प्रोटीन हाँ, इसको भूलते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे भूलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सेल वॉल मतलब पॉलीसेकेराइड है, या मतलब शुगर शुगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को भूल जाते हैं। प्रोटीन भी कुछ हद तक रहता है इसमें, ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। गैलेक्टन मैनन का भी क्वेश्चन आता है, गैलेक्टन मैनन का भी क्वेश्चन आता है। अभी इसमें ना बच्चे क्या करते हैं ना, एक आपको टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट? और उसमें अलगी का एक चार्ट दिया है, एनसीईआरटी में अलगी का एक चार्ट दिया है, और उस पे क्या दिया है कि ये दिया है सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनन। तो गैलेक्टन और मैनन जो है ना, वो भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है? डन, इतना क्लियर है सबको? इतना तो इजी है, ये सब क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस। आगे आगे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। अभी देखो कि यंग प्लांट है, मतलब सभी एक प्लांट है, ये प्लांट का सेल है, ये उसका आउटर कवरिंग है सेल वॉल, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये प्लांट सेल जब डिवाइड हो जाती है और दो प्लांट सेल बनती है, तो ये होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होता है बाहर का सेल वॉल। तो जब वो दोनों प्लांट सेल अभी यंग है ना, जस्ट फॉर्म हुए हैं, यंग है, तो यंग है मतलब उसका जो सेल वॉल है ना वो लिविंग है। वैसे तो सेल वॉल होता है डेड, लेकिन यंग सेल वॉल, सॉरी प्लांट सेल का सेल होता है लिविंग, लिविंग सेल वॉल, मतलब वो ग्रोविंग रहता है, इट इज एबल टू ग्रो, ठीक है ना? अब जैसे जैसे ये यंग सेल कन्वर्ट हो जाते हैं ओल्ड सेल में, मतलब बढ़ते हैं, उसका एज बढ़ता है, तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर दोनों के बीच सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है। तो इस पे क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन? तो उसमें एक गलती करते हैं हम लोगों को, लगता है कि प्राइमरी सेल वॉल के बाहर होता है सेकेंडरी सेल वॉल, वो कॉमन मिस्टेक होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेकेंडरी सेल वॉल। अब जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल बनता है, वैसे वैसे प्राइमरी सेल वॉल नष्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने देखा इस डायग्राम में क्या दिखा कि ये सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर जो प्राइमरी सेल वॉल था ना, वो भी नष्ट हो गए, और सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल बचे हैं अभी, क्योंकि ये सेल मैच्योर हो गई। डन, इतना सब क्लियर है? यस सर। बाकी के क्या कर रहे हो? यस यस सर। सर। मैं मानता हूँ बेटा कि आपका मतलब 8 बजे से आप लोग हो गए, या मतलब थोड़ा सा थक गए होंगे। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्या? आपको चाहिए क्या? नो सर। नो नो सर। ब्रेक चाहिए? 2 मिनट का ब्रेक चाहिए? सर। हाँ, नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर चाहिए तो हाँ, मुझे फिजिकली थके हुए हो, लेकिन मतलब हमारा माइंड तो इधर होना चाहिए। आज आपसे मेरे को जोश चाहिए एक्चुअली, आई एम एक्सपेक्टिंग जोश फ्रॉम योर पीपल, क्योंकि ना सब मेरा पैक हो गया है, सब पैक।
ठीक है। उसके बाद आता है मिडल लैमिला। मिडल लैमिला बनता है कैल्शियम पेक्टेट से, मतलब कैल्शियम प्लस पेक्टेट। और ये सपोज एक सेल है, प्लांट सेल, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका न्यूक्लियस, उसका सेल वॉल। ये दूसरा नेबरिंग प्लांट सेल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। मैंने अभी तो बताया आपको कि सेल वॉल जो है ना, ये एक दूसरे से, नेबरिंग सेल का सेल वॉल एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, लेकिन एक्चुअली दो सेल वॉल के बीच, नेबरिंग दो सेल वॉल के बीच होता है एक मटेरियल, उसको बोलते हैं मिडल लैमिला। मिडल लैमिला नेबरिंग सेल को जोड़ के रखता है, होल्ड करता है, या ग्लू की, मतलब ग्लू की तरह काम करता है, और वो बनता है कैल्शियम पेक्टेट से। ठीक है, इतना क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और होता है प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब क्या कि सपोज एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल का सेल वॉल है। अभी कोई एंटर हुआ गया? हेलो? Yes, sir. अभी sir. कोई एंटर हो गया अभी? Yes, sir. ओके, ठीक है, इधर ध्यान दो। ये तो न्यूक्लियस है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और ये है बीच का हमारा, ये तो हो गया मिडल लैमिला। मिडल लैमिला कहाँ से, ठीक है, येलो भी होता है। मिडल लैमिला बन गया कैल्शियम पेक्टेट का। और ये पूरा सेल वॉल जो है ना, उसको ट्रैवर्स कर दिया प्लाज्मोडेस्माटा ने। किसने ट्रैवर्स कर दिया? प्लाज्मोडेस्माटा। यस, प्लाज्मोडेस्माटा ने उसको ट्रैवर्स कर दिया। ठीक है। Yes, इसके sir. लिए, इसकी वजह से ये नेबरिंग सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एक दूसरे से, मतलब साइटोप्लाज्म है ना, उसका कंटेंट इधर का इधर जा सकता है, इधर का इधर जा सकता है। सो सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला may be traversed by plasmodesmata. It connects the cytoplasm of attached neighboring cell. क्लियर है सबको इतना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the plasmodesmata. Plasmodesmata. इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मतलब थोड़ा सा ना हम लोगों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना, उसको थोड़ा सा एनसीईआरटी की बाहर का थोड़ा जानना है, पर्टिकुलरली आरईआर, मतलब एससीआर आरईआर को। और ये तो सेल वॉल, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते ऐसे बाहर के, आए तो भी नहीं आते, मतलब ज्यादा भी नहीं, मतलब खींचे, ज्यादा खींचे तो भी नहीं आते। मिडल लैमेला इज प्रेजेंट इन algae also. ऑल प्लांट में, सब प्लांट में मिडल लैमेला रहता है। सेल वॉल को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मिडल लैमेला रहता है। और अभी बारी आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको और भी शब्द है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा। तो ये जो एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दिया है ना, वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया है, तो उससे कुछ मतलब सेंस नहीं होता, तो मैं उसको एक हर स्टेप्स में बताया। पहले क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो थे ना, उन्होंने सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिड्यूस किया, मतलब समझा कि हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ। उनका जो स्टडी था ना, वो केमिकल बेसिस था। मतलब उन्होंने क्या किया कि आरबीसी ले लिया, आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन ले लिया, और उसका केमिकल कंपोजिशन जाना कि केमिकली केमिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, based on the chemical studies. So initially, scientists deduced the possible structure of the plasma membrane by its chemical studies. ये कोई बता सकता है कि साइंटिस्ट ने मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए आरबीसी को क्यों चुना? Why they selected RBC? Anybody guess? Anybody know?
ये तो वैसे नहीं पूछेंगे मतलब नीट में, लेकिन फिर भी आपको कोई गेस है? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जो सात्विक बेटा बताएंगे मुझे कि व्हाई साइंटिस्ट सिलेक्टेड आरबीसी टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सात्विक है कि नहीं? Yes, sir. क्या हुआ सात्विक बेटा, आज आप मतलब कम गमसुम है क्या हुआ है? रोज तो बहुत अच्छे मतलब इंटरेक्ट करते हो, आज क्या गुमसुम क्यों हो, क्या हो सर प्रॉब्लम? पता नहीं इसके बारे में। क्या पता नहीं, ये आरबीसी क्यों ये पता नहीं, या गुमसुम हुई इसके बारे में पता नहीं? No, sir. Why scientists choose RBCs to study plasma membrane? आप अभी आज मतलब कम बोल रहे हो, बस कुछ बात नहीं है ना अभी? No, sir. हाँ, तो एक्चुअली आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी, ये तो आप लोगों को पता है आरबीसी में, आरबीसी तो राउंडेड है और दूसरी साइड से देखा तो बाई कॉनकेव है। कैसे बाई कॉनकेव है, मतलब इसका अंदर गया है ऐसे ना, तो साइड से लगते हैं वो ऐसे बाई कॉनकेव डम्बल शेप। तो उसके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, बाकी के ऑर्गेनेल भी एब्सेंट, बाकी के ऑर्गेनेल भी एब्सेंट। तो अगर आपको कोई सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेल को लाइज करना पड़ेगा, सेल को ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और उसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है और उसमें जो भी ऑर्गेनेल्स है वो सब हटाने पड़ेंगे, वॉश करने पड़ेंगे। अभी आरबीसी के अंदर तो कुछ नहीं है ना, मैच्योर आरबीसी के अंदर ना तो ऑर्गेनेल है ना तो न्यूक्लियस है, तो उसको साफ करना, उसका प्लाज्मा, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म को क्लियर करना आसान होता है, इसलिए उन्होंने आरबीसी को चुना। ठीक है, ठीक है। तो Yes, sir. इनिशियली साइंटिस्ट डिड्यूस मतलब ऑब्टेन, डिड्यूस का मतलब आपको पता है, ऑब्टेन पॉसिबल स्ट्रक्चर, मतलब क्या हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे बना है सेल मेम्ब्रेन। तो उसके लिए उन्होंने आरबीसी चुना और उसका केमिकल स्टडी किया। बाद में क्या हुआ कि 1915 के दौरान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हो गया, मतलब वो ढूंढा साइंटिस्ट ने कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसी एक चीज है, उससे हम लोग बहुत डिटेल में देख सकते हैं। सो क्या हुआ कि आफ्टर द डिस्कवरी, मतलब आफ्टर 1950 scientists could able to study the detailed structure of plasma membrane. Okay, that को उसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ओके, सो ये जो स्टडी थी, केमिकल स्टडी और बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी, उससे हमें पता चला कि मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, वो दो चीज से बना है। एक तो लिपिड से बना है और दूसरा प्रोटीन से बना है। और वो जो लिपिड है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, उसको हम लोग फॉस्फोग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड भी बोल सकते हैं। और फॉर एग्जांपल, एग्जांपल अभी देखिए उसका, तो उसका एग्जांपल है लेसिथिन। क्या एग्जांपल है? Lecithin. लेसिथिन। ये तो बायोमोलिक्यूल में आप लोग जानेंगे केमिकल स्ट्रक्चर क्या है लेसिथिन का, क्योंकि है उस सिलेबस में, सब केमिकल नहीं है लेकिन ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, एंड मोस्टली लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉर एग्जांपल लेसिथिन, एग्जांपल लेसिथिन। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो उसको अभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड है वो अरेंज कैसे होते हैं, हाउ दे आर अरेंज? सो दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बायलेयर, वो बायलेयर के फॉर्म में अरेंज है। बाय मतलब टू, मतलब दो मोनोलेयर है, मोनो मतलब सिंगल, दो सिंगल लेयर है। सो ये सपोज ये हो गया एक लिपिड मॉलिक्यूल। एक लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक लिपिड मॉलिक्यूल में जो फॉस्फोलिपिड है ना, उसमें क्या होता है, उसमें दो चीज होती है, एक तो होता है हेड, और एक हेड को होती है दो टेल। हेड होता है सिंगल और उसको होते हैं दो टेल, टेल्स होते हैं डबल। ये हेड जो होता है ना, वो होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है पोलर। और जो टेल्स होती है ना, वो होती है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब होती है नॉन पोलर। आपको आइडिया है क्या पोलर नॉन पोलर? डू यू हैव आइडिया अबाउट दिस केमिकल केमिस्ट्री? Yes, sir. सबको इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? No, sir. ठीक है। No, sir. तो जो फॉस्फोलिपिड है ना, ये तो फॉस्फोलिपिड हो गया हमारा,
फॉस्फोलिपिड हो गया। और हर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में लिपिड मॉलिक्यूल फॉस्फो क्या हो गई है, फॉस्फोलो हो गया। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में क्या हो, एक हेड हो गया और उससे जुड़ा है दो टेल। टेल तो हाइड्रोफोबिक है और हेड है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पोलर, हाइड्रोफिलिक नॉन पोलर, ठीक है ना। ऐसे ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड, दूसरा फॉस्फोलिपिड, तीसरा, ऐसे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड है। तो ये इनका एक हो गया मोनोलेयर, सिंगल लेयर। और दूसरे फॉस्फोलिपिड बिल्कुल उल्टे हैं, उल्टे। ओके, तो ये हो गया सेकंड मोनोलेयर। और दो मोनोलेयर से बनता है लिपिड का बाइलेयर। तो हमारा जो फॉस्फोलिपिड है लिपिड मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो मोनोलेयर है। और उसमें ऐसी एक बात है कि दोनों एक मोनोलेयर हो गया, एक दूसरा मोनोलेयर। तो ये जो मोनोलेयर है ना, दोनों के, उसका जो टेल है वो एक दूसरे से सामने है, और हेड जो है ना वो अपोजिट है। मतलब हेड होता है टुवर्ड द एक्वियस मीडियम, टुवर्ड द एक्वियस मीडियम, तो इट इज आउटसाइड। और ये टेल है ना, तो दे आर हाइड्रोफोबिक, सो दे आर बरीड इनसाइड, दे आर buried buried inside. buried inside the plasma membrane. They are not exposed to the aqueous medium. Buried inside. They are not exposed to the plasma membrane because they are hydrophobic. मुझे एक बात बताइए बच्चों, तो पोलर Yes, हेड है ना, पोलर हेड है ना, वो हेड है हाइड्रोफिलिक आउटसाइड, ये हम लोग ने देखा। और टेल जो है ना हाइड्रोफिलिक इनसाइड। कितना सबको क्लियर है? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। अभी मेरे को एक बोल सकते हो क्या बच्चे की, हम लोग जब बोलते हैं ना कि दिस अ पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन डिजॉल्व इन वाटर, तो सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं? यस, Saturated. सैचुरेटेड मतलब क्या? व्हिच सब्सटेंस कैन एबल टू डिजॉल्व इन वाटर, Sir, polar. मतलब क्या? सपोज ये क्या, ये क्या हो गया? हाँ, ये तो बनाना मतलब, ठीक है, ये भी पहले ही मैं इसको क्लियर करता हूँ, इतना पार्ट बाद में उसमें जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री का थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपको। तो इतना तो आपको पता होगा ना अभी फॉस्फोलिपिड के बारे में? Yes, sir. यस, ओके। Yes. सो ये देखो कि ड्यू टू द बाइपोलर अरेंजमेंट, नॉन पोलर और हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक टेल कहाँ से बना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है। ओके, सो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वियस एनवायरनमेंट। तो पता चला हमको। अभी फॉस्फोलिपिड तो है, मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड तो है, लेकिन उस लिपिड के अलावा अलग भी लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल इज also present in the membrane. Okay, and this cholesterol, it give the stability to the membrane, it give the stability to membrane. और प्रोकैरियोट का जो मेम्ब्रेन होता है ना, और यूकैरियोट का मेम्ब्रेन हो, तो वैसे सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन प्रोकैरियोट के मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट के मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यू प्रोकैरियोट में if the cholesterol is absent in prokaryote, then some molecules are present there to give the stability. उसको हिप्नॉइड बोलते हैं, हिप्नॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत बाहर का हो गया। सो उसके आगे भी साइंटिस्ट ने और स्टडी की, केमिकल स्टडी की, फर्दर केमिकल स्टडी किया, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया, तो उनको पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो लिपिड है, प्रोटीन है, और इन एडिशन टू लिपिड एंड प्रोटीन उधर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है? फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्टेरॉल है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। इसी कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? Glycocalyx. तो हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोट में भी ग्लाइकोकैलिक्स है और इधर यूकैरियोट में भी ग्लाइकोकैलिक्स है। लेकिन जो प्रोकैरियोट का ग्लाइकोकैलिक्स है ना, प्रोकैरियोटिक ग्लाइकोकैलिक्स, प्रोकैरियोट का जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना,
वो बनता है पॉलीसैकेराइड से। कैसे बनता है ये? Polysaccharide. Polysaccharide. पॉलीसैकेराइड से बनता है। और ये जो यूकैरियोट का है ना, यूकैरियोट का, ये बनता है ऑलिगोसैकेराइड से। कैसे बनता है? Oligosaccharide. ऑलिगोसैकेराइड। इतना तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ठीक है। ओके, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स तो है, सबके अंदर है, प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी। इधर तो ग्लाइकोकैलिक्स है, वो उधर क्या, और क्या फर्क है कि उधर जो प्रोकैरियोट में ग्लाइकोकैलिक्स है ना, वो पूरा कवरिंग है, सेल सेल वॉल पे पूरा कवरिंग है। लेकिन इधर पूरा कवरिंग नहीं, कुछ कुछ बीच बीच में है, बीच बीच में नहीं। ठीक है। ह्यूमन का जो अच्छा। आरबीसी है ना, उसमें प्रोटीन 52% है और लिपिड 40%। इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये डेटा पे। ओके, तो लिपिड में मतलब इसमें तो मेम्ब्रेन में तो मेनली होता है लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन तो हो गया 52%, लिपिड हो गया 40%, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट ऑलिगोसैकेराइड, ये हो गया लगभग 8%। और जो ट्रेसेस में रहता है, जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है ना, वो ट्रेसेस में रहता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है कि नहीं बॉडी को? यस। है Yes, सर, sir. कोलेस्ट्रॉल की जरूरत। कोलेस्ट्रॉल तो होना चाहिए ना बॉडी में, मतलब वो तो बैड है, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए, एक कॉन्सेंट्रेशन तक होना चाहिए, क्योंकि उससे सेल को स्टेबिलिटी मिलती है, मेम्ब्रेन को। देखो, ये तो मैंने खुद डायग्राम बनाया है। देखो, ये तो हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर बोले इसको सेल मेम्ब्रेन। तो ये कैसे बना है? हमने देखा कि लिपिड प्रोटीन बाइलेयर है, पहले ही ड्रॉ किया था। और अभी दिखाना है प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन तो दिखा, लिपिड का आपने बाइलेयर तो दिखाया, ये लिपिड का बाइलेयर है, लिपिड, ये लिपिड का बाइलेयर है। और ये प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन को हटाना है, रिमूव करना है, तो एक्सट्रैक्शन करना है। तो एक्सट्रैक्शन अगर इजीली हो जाता है, या एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट हो जाता है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो उसके अनुसार दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक तो होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब नाम में ही है ना लिखा, वो पेरी पेरी पे रहते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस। मतलब जैसे कि किधर गया, ये प्रोटीन रहा, ये तो सरफेस पे है प्रोटीन, तो इसको तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, इजीली रिमूव, कंपैरेटिवली इजीली एक्सट्रैक्टेड और रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है। इंटीग्रल प्रोटीन भी क्या होता है कि दे आर टोटली और पार्शियली बरीड। ये जो टोटली बरीड है, और कोई कोई होता है वो ऐसा पार्शियली बरीड होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर दिखाया, तो सपोज मैंने इधर दिखाया, सपोज ठीक है, इधर मैं दिखाता हूँ। सपोज इधर कोई प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, और उसके पीछे है, इसके मतलब पीछे ये है, मेम्ब्रेन है। तो ये हो गया पार्शियली बरीड, पार्शियली बरीड, और ये हो गया टोटली बरीड। ये हो गया ये हो गया टोटली बरीड, टोटली, वो आर पार है पूरा बरीड। और दोनों हो गए इंटीग्रल प्रोटीन। क्या हो गए दोनों? दोनों इंटीग्रल Integral protein. प्रोटीन। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, गुड। तो देख, ये तो लूजली अटैच है ना, मतलब ये पेरिफेरल प्रोटीन है ना, वो लूजली अटैच है। पार्शियली बेड को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है रिमूव करने के लिए, और उसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिमूव करने के लिए। मतलब बहुत सारी मेहनत, मतलब बहुत सारा केमिकल वगैरह यूज करना पड़ता है एक्सट्रैक्शन के लिए। किधर जा रहा हूँ मैं? इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
फिर उसके Yes, बाद sir. एनसीईआरटी लिखती है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या होता है इसका, एक मिनट। हाँ, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? क्वासी फ्लूइड में मतलब किसी को आइडिया है क्वासी फ्लूइड मेथड? एनीबॉडी? सर जो पार्टली फ्लूइड और पार्टली सॉलिड होता है। और कोई? तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ lateral movement of protein, lateral movement of protein, movement of proteins। ये तो दो बात हो गई अभी। ये जो पहला हम लोगों ने देखा है कि जो प्रोटीन है ना, उसको उखाड़ना थोड़ा मतलब जो मतलब निकालना, उससे उधर हटाना थोड़ा मतलब किसी प्रोटीन को इजी है, पेरिफेरल को इससे थोड़ा मुश्किल है और इससे बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये इस साइड से मूव कर सकते हैं या इधर से इस साइड मूव कर सकते हैं, या ये कोई भी प्रोटीन मूव कर सकते हैं इधर। लैटरल मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि ये जो लिपिड है ना एकदम रिजिड नहीं है, ये तो ऐसे फ्लूइड जैसा है। और उसकी वजह से ये जो उसमें जो प्रोटीन है ना, वो ऐसे लैटरल मूव कर सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं कोई जरूरत पड़ने पर, या इधर से इधर जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. So this quasi fluid of nature of the fluid nature of the protein in the membrane allow the lateral movement of protein. They allow the lateral movement of protein. Or because of this lateral movement of protein, they help in many function. They help in many function. Okay, they help in many function. This mechanism help in many function. Help in, कोई बोल सकता है क्या फंक्शन में मदद करता है ये? Yes. Anybody knows? Remember? Sir, cell growth. Yes, growth पे। और कोई? Yes, come on, fast. Yes. Endocytosis. Yes. और cell secretion। और Cell division. yes, और ठीक है। So these are the different functions in which this lateral movement, Formation of intercellular junctions. yeah, intercellular junction। Do you know what are the different types of intercellular junction? Yes, the tight junction, gap junction, adhesion junction. Yes, very good, very good, very good। Okay, very good। Tight junction, gap junction, और Adhesion junction. adhesion, right? सबको क्लियर इतना? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay। उसके बाद 1972 में एक साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे? उसने सेल मेम्ब्रेन का मॉडल प्रपोज किया।
Sir, Singer and Nicholson. उन्होंने प्रपोज किया क्या? फ्लूइड Mosaic Fluid model. mosaic model. मोजाइक मॉडल। वैसे तो बहुत बहुत अलग अलग टाइप के मॉडल प्रपोज किए थे, लेकिन ये मॉडल इट इज वाइडली दैट इज मोस्टली accepted model of cell membrane. What is the meaning of fluid mosaic? Yes. Yes. What do you understand by fluid mosaic model? Anybody? है आइडिया किसी को? इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है फ्लूइड और मोजाइक का? in iceberg in यस बोलिए ना। of lipids. सॉरी, The protein iceberg in sea of lipids. हाँ वो प्रोटीन आइसबर्ग तो अभी देखा ना, मतलब इसी प्रोटीन आइसबर्ग करते हैं। तो ये तो लिखा ना वो लैट मतलब प्रोटीन के आइसबर्ग है ना पॉजिटिव फ्लूइड में। देखो मोजाइक का मतलब क्या होता है, ये सपोज आपकी एक शर्ट है, ये शर्ट है आपकी, और सपोज ये है पूरी ब्लैक कलर की। कौन सी कलर की है? Black. Black. ब्लैक कलर की शर्ट है आपकी, ठीक है। उसमें ना ये अभी कुछ डॉट्स है, ये क्या है? कुछ Dot. डॉट्स है। तो इसका जो यूनिफॉर्म ब्लैक है ना, ब्लैक था पहले, यूनिफॉर्म ब्लैक कलर था, वो अभी यूनिफॉर्म ब्लैक नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ब्लैक था वो नहीं है। तो ये अभी बन गया है मोजाइक। तो क्या बन गया ये अभी? मोजाइक। Mosaic. मोजाइक मतलब क्या कि उधर उसका पैटर्न जो है ना वो बदला, यूनिफॉर्म था अभी वो मोजाइक बन गया। मोजाइक डिसीज बोलते, पता है ना, टोबैको मोजाइक डिसीज, पता है ना? Yes, sir. ये टोबैको का लीफ है, और इस लीफ पहले तो यूनिफॉर्म ग्रीन था, लेकिन उसमें कुछ डॉट बन गए, मतलब वो मोजाइक बन गए, मतलब उसका यूनिफॉर्म नेचर बिगड़ गया। तो वैसे ही जो लिपिड है ना, मेम्ब्रेन है ना, वो सिर्फ लिपिड का बाइलेयर होता है ना, तो मोजाइक मतलब ये यूनिफॉर्म होता। इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली दिस थिंग, इतना ही है, सपोज इसमें लिपिड का बाइलेयर है सिर्फ, या सिर्फ लिपिड है, तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म सिमिलर, सब जगह सेम। लेकिन उसमें कुछ डॉट है ना, मतलब अलग अलग ये है ना, मतलब जैसे कि प्रोटीन्स है, जैसे कि शुगर भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है ना। तो उसका यूनिफॉर्म नेचर ब्रेक हो गया और वो बन गया मोजाइक। अंडरस्टूड? Yes, sir. मोजाइक Yes, sir. या, और वो फ्लूइड भी है, उसकी वजह से तो आइसबर्ग जो होते हैं ना, मतलब आइसबर्ग जैसे जो प्रोटीन होते हैं तो मूवमेंट कर सकते हैं ना, लैटरल मूवमेंट। डन? Yes, sir. ओके। तो इधर तो हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म। अभी हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसा है? लिपिड का बना है ना बेसिकली। Yes, sir. Yes, sir. लिपिड के अक्रॉस कौन से सब्सटेंस मूव कर सकते हैं? Which substance can move across lipid?
लिपिड सोल्यूबल, कौन से? लिपिड सोल्यूबल कैन क्रॉस मेम्ब्रेन, बट लिपिड इनसोल्यूबल है वो। नहीं कर सकते क्रॉस। लिपिड इनसोल्यूबल मतलब वाटर सोल्यूबल, मतलब वाटर सोल्यूबल, they cannot cross membrane। देखो लिपिड जो है ना, लिपिड वो खुद क्या है? नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो है ना, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस कैन नॉट क्रॉस इट, ठीक है। तो अगर Yes, सेल sir. के अंदर अंदर बाहर जो सब्सटेंस मूव करेंगे ना, तो सब वो लिपिड सोल्यूबल नहीं रहेंगे ना। जो सब्सटेंस सेल के अंदर बाहर मूव करेंगे, क्रॉस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, तो सब तो लिपिड सोल्यूबल नहीं रहेंगे। तो उसमें तो कुछ लिपिड सोल्यूबल रहेंगे, कुछ लिपिड इनसोल्यूबल रहेंगे, कुछ छोटे रहेंगे, कुछ बड़े रहेंगे। तो ट्रांसपोर्ट तो किसी का करना है, किसी का नहीं करना है। अगर वो लिपिड सोल्यूबल नहीं है और उनका ट्रांसपोर्ट करना है तो कुछ मैकेनिज्म चाहिए ना। सो ये जो मूवमेंट है ना, ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म दो टाइप का होता है। ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है डिफ्यूजन, और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। नो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी यहाँ पे हम लोग रुकते हैं 2-3 मिनट है अभी, क्योंकि उसको शुरू करना और समझने के लिए मुझे पूरा कंटिन्यूस टाइम चाहिए। एक बार उसमें घुस गए तो ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में भी जो है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में, उसका भी हम लोगों ने हमें देखना है इधर ही। मतलब वो जो मैकेनिज्म तो कॉमन ही, चाहे वो आप इसमें पढ़ रहे हो चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पढ़ रहे हो। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एक तो डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नहीं इतना क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. मेन फर्क क्या है कि इसमें इसके लिए नो एटीपी की जरूरत नहीं होती, और इसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड Required. की जरूरत होती है। ठीक है, एटीपी की जरूरत होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन, वो होता है किसी भी सब्सटेंस का, मतलब एटम आयन मॉलिक्यूल का मूवमेंट, एटम आयन या मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट वो होता है फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू Lower concentration. लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या फिजिकल प्रोसेस है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है? डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस? यस, एनी आइडिया? नो Sir, सर। physical process. फिजिकल। Physical process. देखो एक रूम है, अभी सपोज आप पढ़ रहे हो एक रूम में, मतलब कि उसके बाजू में या पास में किचन है आपका, उधर आपकी मम्मी कुछ खाना बना रही है, कुछ तड़का लगाया और उसका स्मेल जो है ना वो आपके रूम में आया, तो क्या हो गया उधर? डिफ्यूजन हो गया ना, कि जिधर वो स्मेल आ रहा था, तैयार हो रहा था, उधर तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, और उधर उसके मॉलिक्यूल जो थे वो डिफ्यूज आपके, मतलब करते 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 आपके रूम तक आ गए। ठीक है ना? तो उसको लिए कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं, वो तो उनका स्वभाव है।
एटम का या आयन का या मॉलिक्यूल का एक स्वभाव होता है। क्या होता है स्वभाव? कि दे मूव फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। कब तक होते हैं? until equilibrium is reached। equilibrium is, जब तक उनका इक्विलिब्रियम आता नहीं तब तक, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल सेम होता नहीं तब तक ये डिफ्यूज हो जाते हैं हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये तो फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, देखेंगे बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. आज का सबको मतलब Thank you, sir. क्लियर? हाँ, यस, आपको क्लियर हो गया आपका आज का कंसेप्ट सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूरा अच्छे तरह से क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मिलते हैं Thank कल। you, sir. Good night. गुड नाइट। Thank you, sir. Good Good night. night, sir. गुड Yes, नाइट। sir. Good night, sir. गुड नाइट। आज कोई आया नहीं ना स्पैम करने को? No, sir. No, sir. पिछली क्लास में थे। ठीक है, ठीक है, स्टॉप करता हूँ, जाओ।